दोस्तों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल 97PKP21 पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। क्या है? सेल है हमारा टॉपिक, और इसमें आज हम सेल के बारे में चर्चा करेंगे। इस पर हम लोग बात करेंगे, जो भी इसमें विशेषताएं हैं उसको सबको क्लियर किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें सबसे अंतिम में हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस देंगे, देखते हैं कि कितने लोग को ये चीज़ समझ में अच्छे से आया। तो हम लोग समय को ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हुए आप लोग क्या करेंगे कि अपने टॉपिक पे चलेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बहुत ही शानदार टॉपिक है कि पढ़ना क्या है? सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेल पढ़ना है हमको, ठीक है ना। सेल में क्या है? पहला जो आपका नोट के तरीके से होगा या फिर जो भी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उसे आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। जैसे कि आपका दिया हुआ है, जीवधारियों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सेल किसे कहते हैं, तो हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या होता है कि हमारे पूरे अंग का एक सबसे छोटी क्या होता है कि कार्यात्मक या फिर संरचनात्मक क्या होता है कि इकाई होता है, ठीक है ना। सबसे छोटी नहीं बल्कि सबसे छोटी क्या होता है? इकाई होता है। जो कि क्या बात किया जाए कि संसार के जितने भी जीव होते हैं वो सब क्या होती है कि छोटी छोटी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। आगे दिया है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं, कहा जाता है। मतलब कोशिका का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात ऐसे कहेंगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत या फिर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की, किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब बात किया जाएगा कि सबसे पहले जो कोशिका का खोज हुआ था वो किसने किया था? तो वो सबसे पहले कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन बात यूँ थी कि जो उन्होंने किया था वो क्या था कि कोशिका मरा हुआ था, वो कोशिका जिंदा नहीं था। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। मतलब कि कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे किसको कहेंगे जी? रॉबर्ट हुक को कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद फिर क्या है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। तो इसके बाद 9 साल बाद एक आपका लीeuwenhoek नामक क्या कि वैज्ञानिक है, और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया है कि सजीव मतलब कि जीवित कोशिका का खोज किया। अब बात किया जाएगा कि जो आपके रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था वो दरअसल लकड़ी के मतलब कार्क को तैयार करके खोज किया था, ठीक है ना। और जो आपके जीवित कोशिका का जो खोज किया था कौन किया था? लीeuwenhoek ने किया था। तो ये क्या हुआ कि ये सजीवों के मतलब कि शरीर में इन्होंने देखा था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। क्या है कि कोशिका सिद्धांत। बात किया जाएगा कि कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने कहा, किसने देखा, किसने क्या किया ना। तो क्या है जी कि जर्मन के वनस्पति विज्ञानी MJ स्लाइडेन, ठीक है ना, और जर्मन के ही जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत का प्रमुख जो है कि बातों पर इन्होंने विचार किया। कौन कौन? एक आपके थे स्वान और एक आपके थे स्लाइडेन। कौन थे? स्वान और स्लाइडेन। स्वान जो है कि जंतु विज्ञान के मतलब कि संबंधित थे, और जो आपके स्लाइडेन थे वो आपके क्या थे? वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। इन दोनों ने क्या किया कि अपना अपना एक सिद्धांत दिया। जो भी सिद्धांत दिया, सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था कि पहला सिद्धांत उन्होंने दिया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। मतलब इन्होंने पहला सिद्धांत क्या दिया कि जितने भी आपके मतलब सजीव होते हैं इस विश्व में, जितने भी ब्रह्मांड पे जितने भी सजीव हैं उन सभी का उत्पत्ति क्या होता है कि एक किससे होता है? सजीव कोशिका से होता है या फिर कोशिकाओं से होती है। फिर दूसरा इन्होंने क्या दिया
कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक जीव होता है उनका शरीर या तो एक कोशिका से बना होता है या तो बहुत ही कोशिकाओं से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं। तब तो हम लोग बाद में कहते हैं ना कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है और फलस्वरूप एक जीव बनाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक कोशिकाएं होते हैं वो क्या होते हैं कि स्वाधीन मतलब स्वतंत्र इकाई होती है, लेकिन तब जब जब ये सब मिल कर के आपस में मिल कर के एक क्या कहते हैं कि शरीर का निर्माण करते हैं और वह क्या होते हैं, जीव बनाते हैं। ठीक है ना। मतलब ये सब मिल कर के एक ही कार्य को लगातार करते हुए क्या बनाती है, जीव बनाते हैं। मतलब कि एक नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण होता है। फिर दिया है कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। मतलब अगर बात किया जाए, जैसे कि कहा जाए, जिस प्रकार से हम लोग स्कूलों में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर टीचर्स होते हैं, लेकिन टीचर से भी बढ़कर कौन होता है, प्रिंसिपल होते हैं ना। तो प्रिंसिपल हम लोग का क्या होता है, मुख्य होते हैं। उसी प्रकार से कोशिकाओं में क्या होता है कि केंद्रक जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, प्रमुख होता है। उसी के माध्यम से क्या होता है कि वो पूरे वर्क को देखता है, काम को देखता है कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है अच्छे तरीके से कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ आया होगा। चलिए कुछ हम लोग फैक्ट को जान लेते हैं, कुछ हम लोग बातों को जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कि सबसे छोटी कोशिका क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। अगर बात करेंगे ओवरऑल ना, तो ओवरऑल में क्या होता है कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है भाई साहब, तो क्या होता है जी, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग 2.5 किलो का होता है। और आपको एक और फैक्ट बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसे उबालने में लगभग 50 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। आगे दिया है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। बात करेंगे कि मानव शरीर की जब अंदर की बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी, शुक्राणु। इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म होती है। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है भाई साहब, तो अंडाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम या अंडाणु बोलते हैं। आगे दिया है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है कि सबसे लंबी होती है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब, हमारे या तो मस्तिष्क में पाए जाते होंगे या तो हमारे बैक बोन में पाए जाते होंगे। ठीक है। आपको दिखा दें यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपका पादप सेल है और ये आपका क्या है, ये आपका एनिमल सेल है। मतलब कि सेल कितने प्रकार के, तो सेल मुख्यतः कितने प्रकार के भाई साहब, सेल मुख्यतः 2 प्रकार के। एक आपका पादप सेल जिसको कहते हैं प्लांट सेल, और एक होता है आपका जंतु सेल। मतलब जंतु को सेल बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एनिमल सेल बोलते हैं। ठीक है ना। तो सेल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि क्या है कि सबसे पहले सेल में क्या होता है कि इसमें कुछ कोशिकांग होते हैं। तो उन कोशिकांगों पर हम लोग बात करेंगे तो पहला क्या है आपका दिया है, पहला दिया है कोशिका झिल्ली। अब बात करेंगे कि कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इन्हें कोशिका झिल्ली या झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कि कोशिका के सभी अवयव क्या होते हैं कि एक झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं, जिन्हें हम झिल्ली या फिर क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब बात को समझिएगा, जैसे कि हम लोग मार्केट गए, ठीक है ना। मार्केट में जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि अपने बैग को घर पे छोड़ दिया, भूल गए, झोला ले जाना भूल गए। तो क्या होता है कि हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब आलू दे दीजिए, बैगन दे दीजिए, टमाटर दे दीजिए, लहसुन दे दीजिए, अदरक और प्याज दे दीजिए। लेकिन जब हम लोग को कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई साहब झोला, तो बोलेंगे झोला तो है नहीं, आप एक पन्नी दे दीजिए। तो वही बात होता है। मतलब ये जो हम सब्जियां ले रहे हैं वो सब सब्जियां क्या हो जाएंगे कि उसके अंदर हो जाएंगे, मतलब कि झिल्ली के अंदर हो जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से जब आपका कोशिका झिल्ली होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कोशिकांगों का और भी भाग भरे होते हैं। ठीक है ना। आपको हम एक बात यहाँ बता दें कि जो कोशिका झिल्ली होता है वो आपका क्या होता है कि प्रोटीन क्या होता है, लिपिड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। आगे दिया है कि यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह मतलब मेन इंपॉर्टेंट है क्या, कि यह जंतु तथा पादप दोनों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। फिर क्या है, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। मतलब कि ये देखता है कि क्या कोई ऐसा तो पदार्थ नहीं, अवशिष्ट पदार्थ है जो कि कोशिका के अंदर बिना मन का अपने मन से चला जा रहा है, उसका भी देखने का कार्य कौन करता है, उसका भी देखने का कार्य आपका इसी का होता है, किसका, प्लाज्मा झिल्ली का, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर क्या है,
कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। मतलब कोशिका झिल्ली क्या होती है कि अर्धपारगम्य, इधर से भी दिख सकता है उधर से भी दिख सकता है। आपको बता दें कि आप लोग देखे होंगे प्याज, तो प्याज को छीलते समय उसमें से एक पतली सी झिल्ली निकलती है भाई साहब, वही तो क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली भी उसी तरीके से होता है कि इस साइड से देखोगे तो साइड भी दिख जाएगा, इसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। मतलब कि कोशिका के अंदर जाने वाले और उनसे बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करता है, ये नियंत्रण या फिर क्या करता है, उस पर निर्धारण करता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ आएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कोशिका सेल है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है। कौन सी सेल है भाई साहब, ये हमारे सेल है, कौन सा, ये हमारे पास जंतु सेल है। क्या है आपके पास, ये है जंतु सेल, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से हमको उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा हर एक पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कोशिका भित्ति। कोशिका सेल तो हो गया, अब क्या हमारे पास, मतलब कि हमारे पास क्या था, कोशिका मेम्ब्रेन तो हो गया, अब कोशिका भित्ति, जिसको हम कहेंगे क्या बोलेंगे जी, सेल वॉल बोलेंगे। कह रहा है कि यह केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। मतलब कि आप लोग देखते होंगे जो पेड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, पेड़ के छाल को ही हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कि हम लोगों में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। फिर क्या है कि यह किसकी बनती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई साहब, ये आपका सेल्यूलोज की बनी होती है, जो सेल नामक क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसकी बनी होती है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। फिर बात करेंगे, यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति पर बनाए रखने में सहायता होता है। यह क्या करता है कि क्या है जी, कह रहा है कि यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायता करता है। मतलब कि इसका सिंपल एक वर्ग होता है कि यह कोशिकाओं को एक निश्चित आकार एवं आकृति देने का काम भी करता है। कौन भाई साहब, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके बाद यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। मतलब भाई साहब ये पेड़ों को क्या करता है, कठोरता भी प्रदान करने का काम कौन करता है भाई साहब, आपका कोशिका भित्ति करता है। और मेरे भाई साहब, मेरे रसगुल्लो, आप लोग बहुत ही अच्छी चीज़ को पढ़िए, क्योंकि आप सभी को काम में आने वाला है, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि जंतु में जो कोशिका मेम्ब्रेन बना होता है, जो आपका मतलब कोशिका झिल्ली बना होता है, वो किसका होता है, लिपिड और प्रोटीन का। किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। पादप में जो कोशिका भित्ति बना होता है, वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। किसका बना होता है जी, सेल्यूलोज का। जीवाणु में किसका बना होता है, तो हो जाएगा, जीवाणु में हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और बात करें कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो भाई साहब किसका बना होता है, काइटिन का। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दिया क्या है कि केंद्रक, क्या दिया है, केंद्रक न्यूक्लियस। भाई साहब बात करें कि जिस प्रकार से स्कूल में प्रिंसिपल कार्य करता है ना, सेम उसी प्रकार से क्या होता है कि आपका पूरे कोशिका में कोशिकांग के तौर पे कौन काम करता है भाई साहब, केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। तो पहली बात कहा गया है, क्या कहा जा रहा है कि कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के मध्य में एकदम सेंटर में एक रचना होती है जो थोड़ा सा गोले आकार की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम केंद्रक कहते हैं। फिर आगे क्या है, यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। भाई साहब क्या होता है कि केंद्रक जो है कि कॉमन होता है, या तो आपका जंतु या तो आपका पादप हो, दोनों कोशिका में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यह कोशिका का सबसे मुख्य या प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिकाओं के प्रबंधन के रूप में कार्य करते हैं, यानी उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। मतलब बात किया जाएगा कि केंद्रक का कार्य क्या होता है, तो केंद्रक का काम सिंपल सा होता है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं सभी को नियंत्रण करना, कि सब लोग अच्छे से कार्य को कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग बढ़िया से कार्य को कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से काम को कर रहा है कि नहीं। ये काम किसका होता है, देखभाल करने का काम न्यूक्लियस या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक का होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि कोशिका के अंदर बात करेंगे भाई साहब, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो बोलेगा और भाई साहब प्रोटीन वोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन पूछेगा भाई साहब, तो एक केंद्रक का काम है पूछना, पूछ करके छोड़ देगा। फिर जाएगा किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और भाई साहब तब ऊर्जा प्राप्त हो रहा है बढ़िया से, तो बोलेगा हाँ भाई साहब हो ही रहा है, आप सबकी दुआ है भाई साहब। तो इसका काम बस इतना ही है कि जा करके सबका नियंत्रण कर सकता है, उसको पीट मार नहीं सकता है, मारने पीटने का इसको अधिकार नहीं है। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। किसको भाई साहब, केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग, यानी कि उसका कंप्यूटर। फिर क्या है कि इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया। तो भाई साहब
केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। अब बात करें कि इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्या केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब भाई साहब बात करेंगे डीएनए का, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको बता दें कि जो आनुवांशिक विकार होता है, आनुवांशिक जो होता है वो डीएनए पर निर्भर करता है, आरएनए पर नहीं। क्योंकि आरएनए का काम तो सिर्फ सिंगल इतना ही होता है कि यह प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है और इसके बाद ट्रांसफ़र करने का काम करता है और मैसेज देने का भी काम करता है। ठीक है ना। अब कह तो रहा है कि गुणसूत्र, तो डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर भाई साहब क्या पाया जाता है? उसके अंदर भाई जीन पाए जाते हैं और जीन से ही तो क्या होता है कि सब कुछ काम बन रहा है आगे के लिए। फिर बात किया जाएगा कि इसमें लगभग 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% क्या होता है? लिपिड पाया जाता है। भाई साहब बहुत ही अच्छी बात। तो पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताइए कि केंद्रक में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो भाई साहब 70 से 80% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। फिर आपका 10% डीएनए पाया जाता है। फिर 2 या 3% आपका आरएनए पाया जाता है और 3 या 5% आपका लिपिड पाया जाता है। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपको कहीं से भी कोई डाउट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत मुझे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम बहुत अच्छे से बताएं।